नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ की जो परीक्षा है, री एग्जाम होना है उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। और काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, मैं लगातार आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको फॉलो कीजिएगा प्लीज़। देखते हैं आज का वीडियो। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो जो है ये मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो अराउंड फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो माना जाता है 712 AD में, ठीक है। तो इस ऑप्शन में ये है नहीं, तो डी ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, जो इंडिया का अभी का टेरिटरी आप देख रहे हैं तो इसको हिंद के नाम से रेफर करते थे। तो यहाँ की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग, देखिए ये कोई ऐसा पर्टिकुलर है ना धर्म के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की जनता के लिए ये वर्ड यूज होता था, ठीक है। तो इसका प्रथम बार प्रयोग किसने स्टार्ट करना शुरू करा, तो अरब इन्वेजन जब स्टार्ट हुई यही तो इन लोगों ने ही रेफर किए थे, ऑप्शन डी। अभी हमने ऊपर बात की कि ये इन्वेजन जब स्टार्ट हुआ तो इसकी सिंध के रीजन यानी कि वही जो इंडस रिवर वाला एरिया है पहले, इस पे इसकी विजय कब प्राप्त हुई, ठीक है। तो इधर से जब ये इसने कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किया तो मुल्तान सिंध वगैरह के जो रीजन थे तो उस समय के किंग थे राजा दाहिर, है ना। इनसे इसने एक तरीके से कॉन्कर किया, वही 1712 AD में, ठीक। तो इसमें ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन बी। पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो वही अरब्स थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक पुस्तक है चचनामा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समय काल की हिस्ट्री के रेफरेंस में। ये जो इंडस का रीजन है सिंध का, इसकी हिस्ट्री के रेफरेंस में इसको लिखा गया। तो सिंधु देश की राजधानी यानी कि जो सिंध का रीजन था उस समय उसकी कैपिटल क्या थी, ठीक है। तो चचनामा का राइटर था ये अबी बकर कूफी करके नाम था, ठीक। तो 6th और 7th सेंचुरी के आसपास का जो सिंध का इतिहास था इसको इस पुस्तक में लिखा गया। तो उसके अनुसार उस समय यहाँ की कैपिटल थी अरोड़, ऑप्शन सी। अब देखिए आपसे गलत क्वेश्चन पूछा गया, गलत स्टेटमेंट। एग्जामिनेशन में ये बहुत ध्यान से देखा करिए कि सही पूछा जा रहा है या गलत, इस वजह से आपके क्वेश्चंस कई बार गलत हो जाते हैं। तो यही मुस्लिम इन्वेजन जब स्टार्ट हुए तो गजनी डायनेस्टी से संबंधित ये लोग, जैसे महमूद गजनी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए। काफ़ी पुराना फैक्ट है, अक्सर पूछा जाता रहता है। तो ये कथन तो ठीक है, पर इनका जो उद्देश्य था अटैक करने का वो लूट मार करना था, है ना, संपत्ति को लूट करके ले जाना। कोई उस समय इनका स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना उद्देश्य नहीं था। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है गलत है। अब देखिए उसी में आगे आ गया ना सप्लीमेंट्री की, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस भारतीय प्रसिद्ध मंदिर जो था उस समय उस पर हमला किया था। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है ना। काफ़ी सोने वगैरह से भरपूर था ये, तो इस पे आक्रमण इन लोगों ने, है ना, किया। पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल ये टेक्निक्स हैं, किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जिम्नास्टिक, ऑप्शन डी। एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, है ना, मॉडर्न टाइम पीरियड में देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक है ना। नाम से इकोनॉमिक्स पे मत जाइएगा। तो इसके लेखक का नाम बताना है हमें कौन था, तो चाणक्य। नेक्स्ट है भूत आराधना, जो कि एक अनुष्ठानिक नृत्य है और नाम है इसका भूत कोला। किस राज्य से संबंधित है, इधर कर्नाटका में किया जाता है ये। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, है ना। तो इनके द्वारा एक वुड्स डिस्पैच, है ना, एक प्रकार का कह लीजिए शिक्षा से संबंधित ये सुधार आयोग था। तो वही जो है पूछा गया है, तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। बेसिकली इसका उद्देश्य ये था कि जो इंग्लिश एजुकेशन थी उस समय, है ना, उसको भारत में हायर एजुकेशन में मेनली प्रमोट करना, और जो प्राइमरी लेवल था वहाँ पे ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो थी तो उसको एक तरीके से रहने दें। तो ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया? ठीक, तो जो है इसमें जो लास्ट मुगल रूलर हुआ औरंगजेब, है ना, इसने प्रयास किए थे, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, बेसिकली जो पहाड़ी नदियां हैं, जैसे अब हिमालयन रिवर्स की बात करें, गंगा वगैरह हो गई, तो पहाड़ों से होते हुए पहले ग्लेशियर से पहाड़ों में आई, पहाड़ों से फिर जब स्थल में आती है ना, तो वह मोड़दार मार्ग बनाने लगती है। और इन्हीं बड़े जो मोड़ होते हैं ऐसे मोड़दार, उनको क्या कहते हैं? तो बेसिकली जैसे नदी ऐसे आ रही है, फिर ऐसे देखिए कुछ ऐसा उसका हो जाता है ना कोर्स, तो ये जो हमारे मोड़ बन रहे हैं इसको मिएंडर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में विसर्प, ऑप्शन फर्स्ट। पत्तियां जो फूल पौधों की होती हैं, पेड़ों की, उनमें एक हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? और इसका कार्य क्या है कि यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है, जिससे वो अपना भोजन का निर्माण वगैरह करते हैं पत्तियां। ठीक है, तो ये होता है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, तो ये प्रतिवर्ष होता है 25 जनवरी। किसी कॉमर्शियल बैंक के लिए इसकी मुख्य देनदारी, है ना, लाइबिलिटी जो है, क्या होता है इन ऑप्शंस में से? तो जो मेन हम लोग जैसे पैसा अपने डिपॉजिट करते हैं ना, वही तो है मेन इसका लाइबिलिटी। जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जैसे कुछ लोग नेचुरल प्रोसेस से जैसे महिलाएं बच्चा पैदा करने में या असमर्थ हैं, तो कुछ IVF की टेक्निक को यूज करते हैं आजकल, है ना, तो ये होता है इन विट्रो फ्रेगमेंटेशन, सॉरी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी वाला। लखनऊ समझौता काफी फेमस एक पैक्ट है 1916 का। ठीक है, तो बेसिकली 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई। ठीक है, और ये इवेंट पूछा जाता है। दूसरा 1916 में जो है किन किन इसके पार्टीज के बीच में समझौता हुआ, ये सारे इवेंट प्लीज पढ़िएगा। तो 16 वाले अगर हम लखनऊ पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग जो थी उस समय, है ना, इनके बीच में एक तरीके से कॉपरेशन हुआ और आगे चल करके कई सारे इवेंट फिर इन्होंने साथ में किए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो क्विक रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, बेसिकली जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा सोडियम, पोटेशियम, तो यहाँ पोटेशियम मिल रहा है। ठीक, तो ये रिएक्शन बड़ी तेजी से करते हैं और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व इसमें से किसने किया था? काफी फेमस बैटल है, एक सक्सेसिव बैटल मानी जाती है कि उसमें इंग्लिश रूल फिर स्थापित होता है भारत में पूरी तरीके से। तो 23 जून 1757 को प्लासी के रीजन में जो बैटल होती है, तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ओपोनेंट थे इसमें सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब। ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी की एक देवी थी? ठीक है, तो नदी और नदी की देवी के रूप में भी माना गया है सिंधु को, है ना, ये वर्ड एप्रोप्रिएट है यहाँ पे। इसका मेंशन पुराण, है ना, वेद, इन सब में भी मिलता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये है यहाँ छतरपुर रीजन में मनाते हैं, मध्य प्रदेश में। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो लास्ट मुगल रूलर जैसे माने जाते हैं और इनको काला पानी की सजा में भेजा गया इधर जो म्यांमार का रीजन है, रंगून, वहाँ पे। तो नवंबर 1862 में, है ना, डेथ हुई थी। नेक्स्ट है सोगमो लेक, है ना, ये किस राज्य में एक ग्लेशियर लेक है? तो हिमालयन स्टेट है हमारा सिक्किम, है ना, यहाँ पे स्थित है। भारतीय संविधान में किस आयोग के बारे में उल्लेख है? तो जो भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कई बार कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वही बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है, उनके बारे में ये कथन सही है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, ये हमारा मेंशन्ड है। ठीक, सेंसस देखिए नया हुआ नहीं है, 2011 के ही आंकड़े रेलिवेंट हैं अभी के एग्जाम के लिए भी। तो इसमें कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था? ठीक है, तो उस समय कुल भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के थे 35 जो कवर किए गए थे। 2 फेजेस में ये हमारा सेंसस हुआ था। तो कई सारे फैक्ट हैं जो सेंसस वाले, उसको एक बार देखिए। नेक्स्ट है तुगलकाबाद, NCR, दिल्ली NCR का एक जो शहर है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो तुगलक डायनेस्टी में था ये गयासुद्दीन तुगलक, है ना। तो तुगलका फोर्ट का ईयर भी जैसे पूछते हैं 1321,
तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। नेक्स्ट है महाकाली गुफाएं, इसमें से किस राज्य में स्थित हैं, जो कि 19 रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। ठीक है, तो जो है ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। माच किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है, माच करते हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष में किया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक काफ़ी पॉपुलर है, इसके बारे में अलग से भी पढ़िएगा। तो जैसे जो पहला इनका ये सत्याग्रह हुआ चंपारण वाला, तो वो 1917, फिर अहमदाबाद 1918। ठीक है, फिर जैसे खेड़ा, ये भी इसी टाइम पीरियड में। फिर जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, है ना। तो जैसे 1930 हो गया ये, है ना, और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सारे ईयर कई बार ना ऐसे मैच करने के लिए दे देंगे, 4 नाम और 4 ईयर। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिए, इसमें तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है। चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में एक बार सर्च करके भी देखिएगा। जैसे अब जहाँ पे ये पूछा गया है, जैसे मान लीजिए कोई वोल्केनो का एरिया है, ठीक है, तो वोल्केनो में क्या होता है कि ऐसे, है ना, बीच में वो डोम बन जाता है ऐसे ऊंचा सा। अब क्या है कि ये स्पेस में ढलान है चारों तरफ, तो यहाँ पे जो पानी का फ्लो होगा, है ना, चारों दिशाओं में, तो वही है हमारा ये रेडियल पैटर्न, वही इसमें पूछा गया था। ठीक, इसमें ऑप्शन डी को चुनेंगे। और जैसे ये डेंड्रिटिक पैटर्न होता है, तो इसमें क्या होता है कि फिर जैसे कोई पीस ऑफ लैंड का एग्जांपल लीजिए, तो नदी ऐसे कई सारे दिशाओं में पेड़ की टहनियों के समान बहने लगे, है ना, उसकी धाराएं। ठीक है, तो वो ये वाला हो जाता है। रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होता है कि मेनली ये प्लेन लैंड में तो नदी एक सीधी स्ट्रीम आ रही है, फिर सपोज एक ऐसे निकली, इधर से चली गई, फिर एक इधर से निकली, ऐसे आ गई, है ना, फिर इसी से एक और निकली। तो ऐसे जो ये देख रहे हैं ना, आयत के समान बन रही हैं चीज़ें, तो ये वाला पैटर्न। तो इसी तरीके से सारे हैं। ऑप्शन फिलहाल इसमें डी सही था हमारा। आपने रोटी बनते हुए देखी होगी या बनाई होगी, ठीक है, आटे की रोटी। तो जब वो सेकते हैं उसे, तो ऐसे फूलती है ना, बबल्स के उसमें हवा भर जाती है। तो किस वजह से ये, है ना, इसमें इतने बुलबुले बन रहे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। लैंड रेवेन्यू का एक सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट, है ना, ये स्टार्ट किया गया था, जो है जिसमें जमींदार और कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके बीच लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया जाता था। तो उस दौरान जब ये लागू हुआ 1793 AD में, तो भारत में उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी। आप जरा अच्छा ये बताइए कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वर्तमान भारत का जो टेरिटरी है, तो किस किस एरिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? या उत्तर हमको जरा आप कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। जम्मू कश्मीर से कहाँ तक की कनेक्टिविटी है इसमें? तो तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन से कोल्ड ब्लडेड, है ना, ठंडे खून वाले जानवरों का उदाहरण है? तो कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने बॉडी में इंटरनली हीट एक तरीके से कह सकते हैं प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते। ठीक, तो इसके एग्जांपल्स में जैसे यहाँ पे सांप है ना, और टर्टल भी है। इसके अलावा जैसे क्रोकोडाइल हो गया, एम्फीबियन हो गए, है ना, ऑप्शन सी। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत के पूर्व एक फेमस पॉलिटिशियन है जसवंत सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में स्थायी गैस है? परमानेंट गैस मानी जाती है ये नाइट्रोजन। इसमें ऑप्शन सी को चुनेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये हीलियम है ना, और आर्गन भी, ठीक, इनको भी ध्यान रखिएगा। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी जो है वो कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, जो शब्दकोश हम पढ़ते हैं, तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, यही सिर्फ करेक्ट है। जो बलून होते हैं काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के, जैसे आपने देखे हो शायद, तो इनमें हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम गैस को प्राथमिकता दी जाती है भरने में। ऐसा क्यों? तो बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर जाता है एयर के साथ, तो वो कई बार ब्लास्ट हो जाते हैं बलून, तो ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम होती है ना। तो हीलियम अगर फिल करेंगे तो काफ़ी अच्छे समय तक चलता है। नेक्स्ट है सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ स्नेक। तो देखिए, एक टर्म होता है स्टडीज़ के रेफरेंस में रेप्टाइल और एम्फीबियन के लिए, हर्पेटोलॉजी। ठीक, तो इसी के अंतर्गत ये भी आता है सर्पेंटोलॉजी, जो कि पर्टिकुलर स्नेक्स का स्टडी है। अब इसमें देखिए कौन सा पेयर सुमेलित है ना, कुछ कंपोनेंट हैं और उसकी वजह से किस प्रकार का कह सकते हैं
हानि हुई या हो सकती है। तो इसमें देखिए जो ओजोन लेयर हमारा है उसके रिक्तीकरण यानी डिप्लीशन के कारण जो यूवी रेज है उससे हमें हार्म हो सकता है और स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये वाला पेयर हमारा ठीक है। अन्य ऑप्शन आपस में इंटरचेंज किए हुए हैं, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट है तो इसके ही लीकेज से जो भोपाल में गैस ये त्रासदी हुई थी जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन जो है ये हो सकती है। और ये दांत जो है ना हमारे आपके, तो फ्लोराइड का जो पोल्यूशन अगर वाटर वगैरह के थ्रू दांतों को लगता है तो दांत उससे बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिलहाल जो सही पूछा था तो बी वाला हमने देख लिया। इसमें से कौन सी ट्रू फिश का एग्जाम्पल है? तो इसमें बेसिकली देखिए ये होता है, कुछ क्लासिफिकेशन होती है ट्रू फिश की कैटेगरी में आने के लिए इन जलीय जीवों को। तो इनमें ये 3 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। फिन्स, एक होता है गिल्स, है ना, सांस लेने के लिए, और वर्टेब्रा, ठीक। तो अब इतना डिटेल में तो खैर अगर चाहें तो आप देखिएगा। फिलहाल एग्जाम्पल्स के रूप में जो एग्जामिनेशन में लगातार पूछा जाता है तो इसमें जैसे एक कैट फिश है ना, ये हमारा ट्रू फिश का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे ये एक डॉग फिश होती है ना, जेली फिश तो शायद नहीं है, डॉग फिश का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी। लोहे वगैरह की वेल्डिंग जो जोड़ करके की जाती है ना एक से दूसरे पार्ट में, तो उसमें कौन सी गैसें प्रयुक्त होती हैं, है ना, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन सी। अपने जीवन चक्र के किस चरण में रेशम कीट वाणिज्यिक रेशे उत्पन्न करता है? तो जो कमर्शियल सिल्क हम अपने यूज में लेते हैं तो इनका जो थ्रू आउट लाइफ साइकिल है सिल्क वॉर्म का, तो प्यूपा स्टेज एक होती है, ठीक है, इसमें होता है, ऑप्शन सी। कैल्शियम कार्बाइड को हम यूज़ करते हैं जो हमारे कच्चे फल हैं उसको आर्टिफिशियली पकाने के रूप में, तो ये क्या उत्पन्न करता है? तो अभी जैसे हमने वेल्डिंग वाला भी देखा तो उनके दुकानों में ये मिल जाता है ना, तो ये बेसिकली एसिटिलीन उत्पादित करता है। तो वही जैसे इसके जैसे आम में मेनली करते हैं तो उसका जो टिप होता है वहाँ पे इसको लगा दो तो कुछ दिनों में ये आर्टिफिशियली पका देता है उसी गैस के उत्पन्न होने की वजह से। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं सप्लीमेंट्री में उसके जो डिटेल चीज़ें हैं आप चाहें तो एक बार रिवाइज कर लें साथ के साथ, तो वो अच्छे से याद हो जाएगा। जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ आंसर। और हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं कई सारे, इवन आरओ के लिए भी अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल उसकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। 3 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में इसके आगे से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।